एकदम आगे मैं ही So all of us got standard textbook. All IC people. The first and last time I am allowing NMPT by तुमको NMPT by नहीं आने का है, ठीक है? Last time allow कर रहा है, अभी allow ही नहीं करेगा. Select plate due to गरबा, no गरबा allowed. अरे यार Okay? गरबा खेलो ठीक है, but attend the lecture in your room batch. मैं खेल के भी आ सकता है ना लेक्चर में, सवा सा तुम नहीं आया, तुम आओ सवा सा. बहुत बड़ा मेहरबानी, और जल्दी आओ. योर चोजन मिठी भाई, जवेश टू सोमैया मोदी भाई. ग्लोबल एवरेज क्यों? इधर से टाइम ही नहीं, 7 है 8 है. चलो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, टेक आउट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ऑल ऑफ यू. नया पुराना है, पुराना है. नए वाले में थोड़े से चेंजेस है. पेज नंबर 1 ले लो. अभी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में से बहुत इंपॉर्टेंट सा थियोरी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट 2 चैप्टर्स के. ओके, अभी जैसा है कुछ थियोरी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. सम पार्ट ऑफ थियोरी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, अपना नोट्स वगैरह में था शीट में. और जो बचा कुचा थियोरी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो मेनली NMPT बाई HR पूदार ये कॉलेजेस में भर भर के आएगा. ओके, तो आज का जो भी थियोरी डिस्कस कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना. इवन SK सोमैया एंड KJ सोमैया, आपका जो पहला यूनिट टेस्ट होता है मोस्टली ऑब्जेक्टिव्स होता है, तो सारा ऑब्जेक्टिव्स यहीं से पूछने वाले. ओके, तो अच्छे से करके लेना. पेज नंबर 1 पे आ जाओ सब लोग. पेज नंबर 1 और मीनिंग समझना. ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आगे हायर स्टैंडर्ड्स में CA भी करना है या फिर आपको अकाउंटिंग में कुछ भी आगे करना है, फील्ड बनानी है फाइनेंस वगैरह में, तो ऑल दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है. कुछ भी रट्टा नहीं मारना है. ऑल द डेफिनेशन एवरीथिंग यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है? समझ से खाली करो. लेट्स स्टार्ट विद द पेज नंबर 1. पेज नंबर 1 पे आपको मिलेगा इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग. दिख रहा है? इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग. इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, देशी नामा एंड अर्थशास्त्र. दूसरे और तीसरे लाइन पे मिलेगा. मेरा जो इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग था पुराना वाला, उसको कहा जाता था देशी नामा या अर्थशास्त्र. ये आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछा जा सकता है, अर्थशास्त्र देशी नामा. देन उसके बाद आपको मिलेगा 3rd पैरा में डबल एंट्री सिस्टम का कार्यकर्ता, सबसे पहला वाला इसने इन्वेंट किया डबल एंट्री सिस्टम, उसको बोलेंगे, उसका नाम क्या है? ल्यूका डी बार्गो पाचोली. 3rd पैरा फर्स्ट लाइन मिला आपको. ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. फिर क्या होता था पुराने जमाने में इंडियन सिस्टम में, कोई भी बस भाग के आएगा, तू पसीना
संभाल के इधर आ जाए। मुझे बताइए पुराने जमाने में इंडिया में क्या होता था, सारे लोग जैसे अभी बुक कीपिंग मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, सारे लोग नहीं करते थे, सिर्फ अमीर लोग, बहुत ज्यादा वेल्दी लोग, जमींदार लोग, वो लोग ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते थे और कोई खास करता नहीं था। और वो लोग भी खुद नहीं करते थे। आपने देखा होगा पुराने मूवीज वगैरह में मुनीम जी रहता है, टोपी धोती पहना हुआ और टाइपराइटर वैसा टप 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 कुछ करते रहते हैं। That Munim ji, they were agents. They used to maintain the records of zamindars and wealthy people. Okay, so only wealthy people used to maintain the accounts through Munims या agents. Okay, so basic खाली पुराने evolution में आपको ये दो words ही मैंने दिए, देशी नामा और आगे महाजनी आएगा, देशी नामा महाजनी सिस्टम एंड दिस वन अर्थशास्त्र। फिर आ जाते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। 4-5 डेफिनेशन दिया है, आपको रट्टा नहीं मारना, कोई भी एक लिख सकते हो। सबसे इजी वाला है वो बाटली भाई वाला, जे.आर. बाटली बॉय दिख रहा है। बुक कीपिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन द गिवन सेट ऑफ बुक्स। मिला? हेलो, जे.आर. बाटली बॉय। तो कोई भी एक डेफिनेशन आप रीड कर सकते हो। किसने लिखा है, क्या लिखा है, वो जरूरत नहीं है, मीनिंग पता होना चाहिए, ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। फीचर्स ऑब्जेक्टिव्स हमने देखा हुआ है पहले भी, खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंस, यूटिलिटी, पीछे टर्न करो पेज। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का आपको डिफरेंस मिलेगा। याद है मैंने डिस्कस किया था क्लास में, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी? बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स ओनली द रिकॉर्डिंग पार्ट, अकाउंटेंसी इन्वॉल्व्स recording, analysis, summarizing, decision making, okay, classification of data, making sense of the data. ये बाकी कॉलेज के लिए खास नहीं है, बट मिठी भाई के लिए इंपॉर्टेंट है ये डिस्टिंक्शन, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, 2 से 3 पॉइंट्स कोई भी लिख सकते हो, एमबीसी मिठी भाई। और कोई कॉलेज इसमें लंबे आंसर्स नहीं पूछे जाएंगे, ब्रीफ आंसर्स नहीं पूछे जाएंगे, मिठी भाई में पूछा जाएगा। मिठी भाई में आपको लॉन्ग आंसर्स आते हैं 2-3 मार्क का, तो उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, 2 से 3 पॉइंट्स डिफरेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। उसके बाद पेज नंबर 5 पे आपको मिलेगा 3 सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। कैन यू सी दैट? कैश बेसिस, अक्रूवल एंड मिक्स्ड और हाइब्रिड। कैन यू सी दैट? कैश, अक्रूवल एंड मिक्स्ड और हाइब्रिड। डू वन थिंग, सेकंड संभाल के पैर में लगा ऑफिस। So there are 3 systems of accounting, 3 bases of accounting: cash basis, accrual basis and hybrid basis. हम लोग कौन सा बेस फॉलो कर रहे हैं अभी? हम लोग जो डबल एंट्री सिस्टम में करते हैं ना, वी आर फॉलोइंग विद सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अक्रूवल। हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? अक्रूवल। अक्रूवल में क्या होता है? Expenses and incomes are recorded on earned and incurred basis. Earned and incurred basis. कितना काम हुआ और कितना इनकम कमाया वो दिखाई देता है। कैश बेसिस वो नहीं देखता। कैश बेसिस देखता है रोकड़ा, तो रोकड़ा आया रिकॉर्ड किया, रोकड़ा गया रिकॉर्ड किया। तो कौन यूज करता है कैश बेसिस? कौन यूज करता है? तो जो बहुत छोटे बिजनेसमैन होते हैं, छोटे मतलब साइज में नहीं, काम में, इसका इनकम कम है, प्रॉफिट्स कम है, जिसको टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है बुक कीपिंग का, डबल एंट्री सिस्टम पता नहीं है, वो लोग फॉलो करते हैं कैश सिस्टम। वो लोग फॉलो करते हैं कैश सिस्टम कि भैया रोकड़ा आया रिकॉर्ड किया, रोकड़ा गया रिकॉर्ड किया। बट वो सिस्टम सही सिस्टम नहीं है। आपका जो प्रॉपर सिस्टम है जिससे आप अपने प्रॉफिट्स को कंपेयर कर पाओगे, ये कौन से सिस्टम में पॉसिबल होगा? सिर्फ अक्रूवल सिस्टम। अक्रूवल में क्या किया जाता है? आप कैश परचेज भी रिकॉर्ड करते हो और क्रेडिट परचेज भी रिकॉर्ड करते हो। आप ऐसे बोलते हो कि नहीं पैसे तो दिए नहीं है, क्यों रिकॉर्ड करूं? बट आप करते हो कि नहीं करते? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डू यू रिकॉर्ड? यस, परचेज टू क्रेडिटर यू पास द एंट्री, राइट? कैश सेल्स भी रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट सेल्स भी रिकॉर्ड होता है। बट जब कैश बेसिस अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट वाले कोई ट्रांजैक्शन होंगे ही नहीं। तो दैट्स रॉन्ग। बट जिसके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, दे ऑल गो फॉर कैश बेसिस। तो जो प्रॉफिट का कंपैरिजन है वो सिर्फ पॉसिबल है अक्रूवल सिस्टम में, क्योंकि अक्रूवल में आप क्या देखते हो? कितना काम हुआ और कितना अर्न किया।
तो मैच कर सकते हो, यू कैन मैच योर इनकम्स विथ योर एक्सपेंसेस एंड देयर बाय यू कैन कंपेयर योर प्रॉफिट्स कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। कैश बेसिस में क्या होगा, आपने समझो 4 साल का एक्सपेंस एक साथ पे किया, तो 4 साल तक तो एक्सपेंस दिखेगा ही नहीं, चौथे साल में एक साथ दिखेगा, 4 साल तक सिर्फ इनकम दिखेगी, कैश में सिर्फ इनकम आई है, तो आपको लगेगा 4 साल से प्रॉफिट ही हुआ है, 5वें साल भयंकर सा लॉस हो जाएगा, तो आप कभी बराबर से पता ही नहीं कर पाओगे आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है कि बुरा। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ कैश सिस्टम। इज क्लियर? So what is cash system? What is cash system? In cash basis, you record expense and income on cash basis. Cash basis मतलब expense pay किया तब record होगा, income receive की तब record होगा। Accrual में ये नहीं है, accrual में आप पैसे पे ध्यान नहीं देते। Accrual में you don't look at money, you look at work. Work done, expense incur हो गया तो record हो जाएगा। Income कमा ली तो record हो जाएगी, earn कर ली तो record हो जाएगी। पैसे भले ही बाद में आने दो, आगे पीछे आने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? तो अक्रूवल बेसिस का दूसरा नाम है मर्केंटाइल बेसिस। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, अक्रूवल या मर्केंटाइल भी कहा जाता है। बट रिमेंबर व्हाट इज अक्रूवल या मर्केंटाइल? एक्सपेंस एंड इनकम ऑन इनकर्ड एंड अर्न्ड बेसिस। ओके, इनकर्ड एंड अर्न्ड बेसिस। कमाया वो रिकॉर्ड होगा, इनकर किया वो रिकॉर्ड होगा, पैसे आने जाने बाद में भी वो उससे फर्क नहीं पड़ता। इन इंडिया स्टिल अगर आप इंडियन सिस्टम को देखो तो इंडिया में सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप बिजनेस जितने होते हैं ना, छोटे बिजनेस, उनको गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने अकाउंट्स कैश बेसिस पे भी कर सकते हो और अक्रूवल बेसिस पे भी कर सकते हो। तो छोटे से बिजनेस है, उनको फर्क नहीं पड़ता क्या कंपैरिजन, क्या अपना बिजनेस, क्या दूसरे का बिजनेस, क्या साल 10 साल, पैसा आया वो बड़ी बात है। तो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप बिजनेस में कैश भी कर सकते हो और अक्रूवल। बेटर है कि आप अक्रूवल करो तो आप कंपेयर कर पाओगे, लेकिन कैश भी अलाउड है। लेकिन कंपनीज जितने ना कॉर्पोरेट्स, रिलायंस, टाटा, विप्रो, इन्फोसिस, कैस्ट्रॉल, एमआरएफ, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये जितने भी कंपनीज है, इन सबको कौन सी सिस्टम फॉलो करनी है? अक्रूवल, कंपल्सरीली अक्रूवल। एक्सपेंस ऑन इनकर्ड बेसिस, इनकम्स ऑन अर्न्ड बेसिस। पैसा आगे पीछे आए उससे फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आई? तो कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होता है। कौन सी सिस्टम में? कैश सिस्टम में नहीं। तीसरा होता है मिक्स्ड या हाइब्रिड। मिक्स्ड या हाइब्रिड खाली थियोरी के लिए, नो वन एक्चुअली यूजेस। मिक्स्ड या हाइब्रिड में क्या होता है? दोनों का भेलपुरी है, एक्सपेंसेस ऑन इनकर्ड बेसिस एंड इनकम्स ऑन कैश बेसिस। इंडिया में तो अलाउड ही नहीं है, बैंड है, ना आईटी डिपार्टमेंट अलाउ करता है, ना कॉर्पोरेट, ना सोल प्रोप्राइटर, कोई भी नहीं करता है। अब्रॉड में भी बहुत रेयरली यूज होता है, मेनली थियोरिटिकल पर्पस के लिए, ज्यादा कुछ काम का सिस्टम नहीं है। मिक्स्ड या हाइब्रिड बोला जाता है। एक्सपेंसेस को इनकर्ड बेसिस पे करोगे और इनकम्स को कैश बेसिस पे करोगे, बट वो भी गलत है, मैचिंग फॉलो नहीं हो रही है तो कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेन खाली दो है इसमें। मेन खाली कौन से है? कैश और अक्रूवल। ये समझ में आया आपको? ये पढ़ लेना अच्छे से। देन ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो कैश एंड अक्रूवल। फिर क्वालिटीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। कम टू पेज नंबर 7, उसमें हमने देखा हुआ है ट्रांजैक्शन किया है ना हमने, डेफिनेशन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ, फिर बार्टर किया था, फिर मॉनिटरी, वो सब किया है। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में आपको पहला एक डेफिनेशन मिलेगा, एंट्री। कैन यू सी दैट? एक खुद दूसरा डेफिनेशन, लेकिन पूछ लिया, एचआर ने भी पूछ लिया है, उदार ने भी पूछ लिया है, सुमैया ने भी पूछ लिया है। What is an entry? Journal entry का definition. What is the definition of an entry? Proper form of recording a business transaction. Format, proper format of recording a business transaction. That's what is called as an entry. Okay? Proper form or method. That's called as an entry. System is called as double entry system. Form is called as entry. Is it clear? तो ये रीड करना। फिर नरेशन हमने देखा है, गुड्स देखा हुआ है, कैपिटल देखा है, ड्रॉइंग्स देख लिया है ऑलरेडी। पीछे टर्न करोगे तो डेटर हो चुका है, क्रेडिटर्स देखा है, बैड डेट्स किया हुआ है। उसके बाद वाले 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे कॉलेजेस ने पूछ लिया है। आपको मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैन यू सी दैट? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिला आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर?
कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है इन सिंपल टर्म्स एक्सपेंस ऑन फिक्स्ड एसेट्स। आप जब भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने ये वर्ड देखा होगा केपेक्स, न्यूज में देखा होगा या फिर कहीं चैनल पे या फिर कहीं न्यूज़पेपर में केपेक्स। केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई कंपनी केपेक्स कर रही है मतलब वो एक्सपेंशन मोड में, मतलब वो ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स खरीद रही है, मतलब उसका बिजनेस ग्रो होने वाला है। केपेक्स, केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मीनिंग होता है जो खर्चा आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदने पे करते हैं। यू नो व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स? मोर देन एग्जांपल मशीन्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, फैक्ट्री, okay, land, equipment, computer, air conditioners, premises, all these are fixed assets. They are called as capital expenditure. Got it? उनका features क्या होता है? Their life is more than a year. Their benefits are more than a year. लंबा टाइम का benefit देगा. They help you in earning present income as well as future incomes, and they are non-recurring in nature. घड़ी घड़ी होता एक सुटेबल टाइम पीरियड के डिफरेंस इंटरवल के बाद होता है। 10 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद। आप क्या रोज रोज बिल्डिंग खरीदते हो? रोज रोज फर्नीचर बनाते हो? एक बार बना के रख देते हो। टू इक्विप, टू स्टार्ट द बिजनेस एंड टू कीप द बिजनेस मूविंग फॉर लॉन्ग, यू नीड दिस एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इट? नॉन रिकरिंग इन नेचर, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड incurred on fixed assets. Is it clear? That's called capex, capital expenditure. और अमाउंट में भी बड़े होते हैं, अमाउंट वाइज दे आर बिग अमाउंट। ओके, केपेक्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सिंपली एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सिंपली एक्सपेंसेस। आप जो एक्सपेंस में बोलते हो ना, व्हाट आर एक्सपेंस? आपकी है ना एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। व्हाट इज एक्सपेंस? कॉस्ट इनकर्ड एवरी ईयर टू मेक प्रॉफिट्स। एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बड़ा ट्रेडर के लिए परचेजेस, सैलरी, रेंट, wages, electricity, right? Carriage, transportation, discount allowed, interest paid, commission paid, bank charges, stationery, printing and stationery. All these are nothing but expense. Expense को ही कहा जाता है revenue expenditure. Another name of expense is revenue expenditure. Another name for fixed assets is capital expenditure. Another name for expense is revenue expense. What is the feature of revenue expense? Their life is less than a year. The life is less than a year. Will they give future benefits? Only present benefits. Will they help you in earning future incomes? They help you in earning only current years. Are they non-recurring or recurring in nature? हर साल करना पड़ेगा, हर साल सैलरी पे करनी पड़ेगी, हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। Recurring in nature. Is that clear? They are called as what? Revenue expenditure. Is it clear? चालू। On. Now. उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहले दो समझ में आया आपको? कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंस ऑन फिक्स्ड एसेट्स। रेवेन्यू मतलब एवरी ईयर्स एक्सपेंस, रिकरिंग, फ्यूचर, प्रेजेंट इनकम्स को माने में काम। ऑल द एक्सपेंसेस दे आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। deferred revenue expenses का मतलब होता है they are expenses, they are not assets, they are expense only, but their life is more than a year, maybe 2, 3, 5 years. Assets नहीं है, expense है, like salary, rent, commission, okay, but their life is more than a year, maybe 3 to 5 years. Example है इसका heavy advertisement expense. Normal advertisement आप हर साल करते हो, that's a revenue expenditure. Heavy advertisement expenditure is a deferred revenue expense. आपने अगर ध्यान दिया होगा 2017 IPL जियो लॉन्च हुआ था, भर भर के जियो के एड्स देखे होंगे आपने। सब लोग नाच रहे थे जियो जियो। दीपिका पादुकोण भी आ गई थी और रणवीर सिंह भी आ गया था और रणवीर कपूर भी आ गया था। सब लोग जियो 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 कर रहे थे। क्रिकेटर्स भी सब लोग, जितने टीम्स थे सबका स्पॉन्सर बन गया था और हर एक IPL एड में आपको जियो जियो दिखा था। हाँ, सो दैट ये होता है हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एक होता है नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट जो हर साल होता है, ये होता है हेवी। जब भी कोई नया बिजनेस या कंपनी आता है तो उसको बहुत हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है अपना नाम बनाने के लिए।
तो इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। इसका मतलब क्या है कि ये खर्चा जो उसने किया है ना वो 1 साल का नहीं है, 3 से 4 साल तक उसको बेनिफिट मिलेगा। कैसे? 3 से 4 साल तक कस्टमर को रिकलेक्शन रहेगा। अभी भी मैंने आपको बोला जियो तो आपको रिकलेक्ट हो गया फटाक से, तो आप 3-4 साल तक कस्टमर्स आते रहेंगे और धंधा होते रहेगा, तो खर्चा भी 3 से 4 साल के ऊपर स्प्रेड होगा। इट वोंट बी रिटर्न ऑफ विद इन 1 ईयर, इट विल बी स्प्रेड ओवर 3 to 4 ईयर। तो ये जो खर्चा है ये एक्सपेंस फॉर्म में नहीं दिखेगा, इट विल बी शोन एज एन एसेट, इट विल बी शोन एज एन एसेट। फिर जैसे एसेट कैसे थोड़े थोड़े डेप्रिशिएट करते हो हर साल, वैसे ये एक्सपेंस भी थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएट होता है। इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब इट इज एन एक्सपेंस, इट इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट, it is not a fixed asset, it is an expense only, but a life with a life of more than a year, 2-3 साल टिकने वाला खर्चा। I'll give you one more example, heavy legal expense। एक तो लॉयर की फीस होती है हर साल आप देते हो, वो नॉर्मल एक्सपेंस हो, लेकिन आपका लॉयर समझो 10,000 रुपए ले लेता है एक केस के, आपको लगता है ओवर द स्पैन ऑफ 3 years 5-6 केसेस हो जाएंगे, आपने अभी से उसको 60,000 दे दिए, 60,000 दे दिए अगले 3 साल के लिए, तो इसको बोला जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू, हेवी लीगल एक्सपेंस। फिर अगले 3 साल तक आपको देने की जरूरत नहीं, वो करता रहेगा उस बेसिस पे ऐसा। अब आपने टर्म सुनी होगी प्रीपेड एक्सपेंस, ये ऐसा ही है। तो प्रीपेड एक्सपेंस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस का फर्क क्या है? एक छोटा सा फंडामेंटल डिफरेंस है प्रीपेड एक्सपेंस और डेफर्ड रेवेन्यू। व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? अगले 2-3 साल का, अगले 2-3 महीने का पे कर देते ना, उसको प्रीपेड बोलते हैं। ये भी वैसा ही डिफर्ड। तो फर्क क्या है समझना है इसको। प्रीपेड एक्सपेंस का टाइम और अमाउंट इज फिक्स्ड, प्रीपेड एक्सपेंस का टाइम एंड अमाउंट इज सर्टेन फिक्स्ड। सैलरीज कैन बी प्रीपेड, रेंट कैन बी प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीमियम कैन बी प्रीपेड, इंटरेस्ट कैन बी प्रीपेड। से फॉर एग्जांपल लट्टू काका की सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ है, साल की सैलरी हुई 1,20,000, 3 साल की हुई 3,60,000। मैंने 3,60,000 अभी दे दिए, 3,60,000 अभी का अभी दे दिए 3 साल, तो वो मुझे पता है एग्जैक्ट 3 साल ही चलेगा, ना ज्यादा ना कम, एग्जैक्ट 3 साल ही चलेगा। सैलरी 10,000 पर मंथ है ना, बट मैंने हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कर दिया जियो वाला 3 साल का खर्चा, तो क्या आप गारंटी से बोल सकते हो कि एग्जैक्ट 3 साल तक कस्टमर्स आएंगे और एग्जैक्ट 3 साल तक आपकी इनकम होगी? इज इट सर्टेन? मे बी 2.5 years तक आ जाए, मे बी 3.5 years तक चलते, मे बी 4 साल तक भी चलता है। यू नेवर नो कितना इंपैक्ट क्रिएट करेगा।